नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील दुबे। केस टेकिंग सुनने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कठिन प्रक्रिया लगती है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही आसान है। केस टेकिंग करने के बाद उसे केस एनालिसिस करना पड़ता है और फिर सिम्टम्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, केस एनालिसिस का मतलब होता है कि पूरे केस में जो भी हमको सिम्टम्स मिलते हैं उन सभी को कॉमन और अनकॉमन में क्लासिफाई कर देना, कॉमन और अनकॉमन में बांट देना। इसी को एनालिसिस ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। पूरे केस में जितने भी सिम्टम्स होते हैं उन सभी को हम कॉमन और अनकॉमन में जब क्लासिफाई कर देते हैं तो उसी को एनालिसिस ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। फिर इसके बाद हम जब हमारे पास जो कॉमन सिम्टम्स मिल जाते हैं और जो अनकॉमन सिम्टम्स मिल जाते हैं, उनमें से हम अनकॉमन सिम्टम्स को इस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं कि हम उसको एक पिक्चर दे पाएँ। हम इन अनकॉमन सिम्टम्स को, कॉमन को नहीं, हम इन अनकॉमन सिम्टम्स को उनके वैल्यू के हिसाब से उनको उचित स्थान देते हैं और ग्रेड करते हैं। ये सब जब हम सुनते हैं कि पहले केस टेकिंग करना होगा, उसके अंदर आपको चीफ कंप्लेंट पूछना होगा, उसका पास्ट हिस्ट्री पूछना होगा, उसका फैमिली हिस्ट्री पूछना होगा, फिर उसका आपको फिज़िकल जनरल्स पूछना होगा, थर्मल, थर्स्ट, एपेटाइट, डिज़ायर, अवर्जन, मेंस्ट्रुएशन और तमाम तरह की चीज़ें आपको पूछनी होंगी। उसके डोमेस्टिक अफेयर्स के बारे में पूछना होगा, उसके डेली रूटीन के बारे में जानना होगा, उसके लाइफ के अंदर जो स्ट्रेसेस चल रहे हैं उनके बारे में जानना होगा। इतना सब कुछ करने के बाद फिर आपको केस को एनालाइज भी करना होगा। फिर इतना सब कुछ करने के बाद आपको केस को इवैल्यूएट भी करना होगा और फिर आपको रेपर्टराइज भी करना होगा, फिर रेमेडी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। जब हम ये सुनते हैं कि यार इसके अंदर इतने सारे स्टेप्स हैं, लगभग 6, 7, 8, 9 कुछ इसी हिसाब के स्टेप्स हैं, इतने सारे स्टेप्स हैं, तो ये कितनी लंबी प्रक्रिया होती होगी और कितना कठिन प्रक्रिया होता होगा कि कितना लॉन्ग हमको क्या कहते हैं कि कितना लॉन्ग हमको ये अपनाना पड़ता है, कितना लंबा रास्ता हमको ये अपनाना पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ अनायास ही होता रहता है, ये सब कुछ पैरेलल ही चलता रहता है। जब आप केस टेकिंग करते होते हैं उसी वक्त साथ साथ में एनालिसिस भी होता रहता है, उसी वक्त साथ साथ में इवैल्यूएशन भी होता रहता है। तो आपको कहीं अलग से अलग अलग इस तरीके से कैटेगराइज नहीं करना पड़ता। हो सकता है बिगिनर्स के लिए कुछ लोगों को ये कठिनाई हो कि पहले वो केस टेकिंग करें फिर उसके बाद ही करें, एनालिसिस करें, उसके बाद इवैल्यूएशन करें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप इसके अंदर इतने दक्ष होते जाएंगे कि फिर आपको अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक साथ में अपने आप ही हो जाता है। जैसे किसी भी तरह का जो इम्पल्स होता है उसी तरीके से एक रिफ्लेक्स की तरह वो साथ ही साथ चलता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं हमेशा ये बातें कहता हूँ कि केस के अंदर आपको टाइमिंग पूछना चाहिए कि वो कंप्लेंट किस वक्त आता है। आपको केस टेकिंग के अंदर उसके मोडालिटीज़ पूछनी चाहिए कि कब वो एग्रीवेट होता है, कब ये एमलरेट होता है। आपको केस टेकिंग के अंदर उसका कॉन्कॉमिटेंट उसके साथ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो आपको पूछना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी केसेस होते हैं जिन्हें इन सब कैटेगरीज़ में बांट पाना बड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर चीफ कंप्लेंट्स के बारे में इस तरीके से पूछना कि टाइम क्या है, मोडालिटीज़ क्या हैं, क्या पूछें, कैसे बिगिन करें, ये भी समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर एनालिसिस और इवैल्यूएशन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई इनफर्टिलिटी का केस हो या फिर कोई थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर हो, तो इन सब केसेस में कोई डायरेक्ट पेन या कोई डायरेक्ट ऐसा कोई फ़िज़िकल कंप्लेंट नहीं होता जिसके बारे में आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, और ज़्यादा आप उसके टाइमिंग के बारे में या उसके मोडालिटीज़ के बारे में आप उसमें और भी कुछ पूछ पाएँ। इसलिए ऐसे केसेस में मोडालिटीज़ को डिफ़ाइन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, संभव नहीं होता। तो अब ऐसे केस में कैसे प्रोसीड करें, क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में? मैं इस एफोरिज़म के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ और मैं आज फिर से इस एफोरिज़म को यहाँ पर दोहराता हूँ।
कई बार मैंने पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, पर आज फिर यहाँ इन सब का इस एफोरिज्म का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि इसे समझना बेहद ज़रूरी है। वो एफोरिज्म है एफोरिज्म नंबर 5। इसमें डॉक्टर हनीमैन लिखते हैं, पहले पार्ट में तो इन्होंने एक्यूट की केस टेकिंग के बारे में बताया है कि यूज़फुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट डिजीज़। यानी अगर आपको कोई एक्यूट डिजीज़ अगर आपको लेना है तो उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज है वो क्या है। एज ऑल्सो, यह अब इसका सेकंड पार्ट है जहाँ पर वो क्रॉनिक केस टेकिंग में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पूछना चाहिए, उसके बारे में वो हमें बताते हैं। तो क्रॉनिक केस टेकिंग के बारे में वो कहते हैं, एज ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द होल हिस्ट्री ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़। पूरे केस हिस्ट्री में जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे पूरे केस हिस्ट्री में, उनको हमें एक्सप्लोर करना है। फिर आगे क्या लिखते हैं, टू अनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज विच इज़ जनरली ड्यू टू अ क्रॉनिक माइज्म। अच्छा, अब इसके अंदर पूछना क्या है, आगे लिखते हैं वो, इन दीज इन्वेस्टिगेशंस, यानी क्रॉनिक केस टेकिंग करते वक्त, इन दीज इन्वेस्टिगेशंस द असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट स्पेशली व्हेन द डिजीज़ इज़ क्रॉनिक। क्या कहते हैं, इन दीज इन्वेस्टिगेशन, यानी ऐसे केसेस में जो क्रॉनिक केसेस हों जहाँ पर ये मोडालिटीज़ वगैरह डिफ़ाइन करना पॉसिबल ना हो, ऐसे केसेस में द असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। इसमें असर्टेनेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं, जिसे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, जिसे आप आसानी से खोजे बगैर पा सकते हैं। इन दीज इन्वेस्टिगेशंस द असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, यानी हमको पेशेंट का जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हमको ध्यान रखना है। मतलब अभी असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब वो दिखता कैसा है, उसकी शारीरिक रचना कैसी है, उसके शरीर की बनावट कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसकी स्किन का, उसका रूप कैसा है, उसकी चाल ढाल कैसी है, उसके चेहरे की भाव भंगिमाएँ कैसी हैं। ये सब कुछ हमें उसके फ़िज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन से समझना होता है और ये हम वहाँ से समझ पाते हैं और बहुत ही बारीकी से हम उसको अध्ययन करके नोट डाउन करते हैं। फिर आगे लिखते हैं, हिज मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, हिज ऑक्यूपेशन, हिज मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, उसका एज, सेक्सुअल फंक्शन एक्सेट्रा आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी उसका व्यवहार कैसा है, उसकी फैमिली में उसका व्यवहार कैसा है, वो किस तरह के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसके हैबिट्स क्या क्या हैं, आसपास के लोगों के साथ, अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, उसके संबंध कैसे हैं, कैसा उसका व्यवहार है उन लोगों के साथ, अपने घर में यानी डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं उसके साथ। इन सब के ऊपर हम चर्चा करते हैं या इन सब के ऊपर हम पेशेंट से जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। तो जब भी हमको ऐसा कोई केस मिले जहाँ पर हम चीफ़ कंप्लेंट को एक्सप्लोर ना कर पाएँ, जहाँ पर हम चीफ़ कंप्लेंट की मोडालिटीज़ या टाइम फैक्टर या कुछ इस तरीके की कॉन्कॉमिटेंट्स वगैरह ना ढूंढ पाएँ, तो भी वहाँ पर उसका फ़िज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन तो हमको मिलता ही है, उसका शारीरिक बनावट कैसा है वो तो हमको दिख ही जाता है, उसका स्वभाव कैसा है वो हमको दिख ही जाता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके हैबिट्स क्या हैं, उसका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ हमको पता लग ही जाता है। तो ऐसे केसेस में इन सब पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इन सब पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इन्हीं के सहारे हमको आगे प्रोसीड करना होता है। तो अगर ओवरऑल अगर समझा जाए तो इस एफोरिज्म 5 से हमें ये समझ में आता है कि हमें ये समझ आता है कि क्रॉनिक केसेस में हमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फैमिली में कैसा बिहेवियर है, उसका सोशल रिलेशन कैसा है, इन सब को ध्यान में रख कर उसकी हैबिट्स कैसे हैं, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसके जो पूरे लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब को ध्यान में रख के प्रिस्क्रिप्शन करना होता है। उन सब को ध्यान में रख कर ही केस टेकिंग करनी होती है, क्योंकि यही सब हमें चाहिए किसी भी क्रॉनिक केस को सॉल्व करने के लिए। इसी के सहारे हम केस में भी आगे बढ़ेंगे।
तो आज हम इस मंच के माध्यम से एक ऐसे ही केस के बारे में चर्चा करेंगे और इस केस के माध्यम से जो भी हम सीख पाएंगे सीखने का प्रयास करेंगे। ये केस है प्राइमरी इनफर्टिलिटी इन फीमेल का। तो केस पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इनफर्टिलिटी के बारे में जानकारी दे दूं कि ये इनफर्टिलिटी होती क्या है। मैंने कई बार देखा है कि नया नवेला जोड़ा है और उसके बावजूद उस पर इनफर्टिलिटी का टैग लग जाता है। अभी 2 महीने 3 महीने हुए हैं शादी के और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो भी उसको इनफर्टाइल घोषित कर दिया जाता है। इसे एक सामाजिक कुंठा माना जाता है हमारे यहाँ। अगर कोई फीमेल अगर डिलीवरी नहीं कर पा रही है या वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसको बहुत ही गिरी हुई निगाह से देखा जाता है। ये बहुत ही ख़राब बात है, लेकिन ये इस समाज की कड़वी सच्चाई है। जैसे जैसे लोगों का एजुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये धीरे धीरे दूर ज़रूर होगा। इसमें हमारा रोल ये होता है कि हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को हम बता सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ें गलत हैं और इसका किसी के भी रिस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त तो यही सच्चाई है कि इसको एक बहुत ही सामाजिक बुराई और सामाजिक कुंठा माना जाता है। लोग ऐसी महिलाओं को थोड़ा नीची निगाह से देखते हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं आपको इनफर्टिलिटी का मतलब समझा देता हूँ ताकि ये गलती हमसे ना हो कि हम किसी को भी इनफर्टिलिटी का लेबल लगा दें। तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कम से कम 1 साल तक बच्चे के लिए कोशिश करने के बावजूद अगर कोई गर्भवती होने में सक्षम ना हो तो उसे इनफर्टाइल कहते हैं। अगर किसी महिला में मिसकैरेजेस भी होता है, यानी वो प्रेग्नेंट हो रही है बट स्टिल वो उसको कैरी नहीं कर पा रही है, तो भी उसको इनफर्टिलिटी में ही कहा जाता है। ये इनफर्टिलिटी उस फीमेल की उम्र की वजह से हो सकता है, उसके शारीरिक समस्याओं के चलते हो सकता है, किसी और बीमारी की वजह से हो सकता है। वो हो सकता है कि कोई उसके शारीरिक अंगों में कोई बनावट में कोई ख़राबी हो जिसके कारण वो गर्भ धारण न कर पाए। हार्मोन्स की समस्याओं के कारण हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी ना कंसीव कर पाए या वो हार्मोन्स जो हैं वो उसके प्रेगनेंसी को कंसीव करने में बाधक हो रहे हों। या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जीवन शैली में ही कुछ ऐसा हो जिसके कारण उनको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो रही है। या कुछ इमोशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसको किसी मापदंड से मापा तो नहीं जा सकता, पर ये सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं और ये उस फीमेल को प्रेग्नेंट होने में सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि हमें बेसिक फिजियोलॉजी पता है, हमको पैथोलॉजी का अंदाज़ा है, हमको उस दौरान क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता होगा हमको उसका अंदाज़ा है, तो हम अपनी केस टेकिंग भी उसी दिशा में मोड़ सकते हैं, उसी पॉइंट्स पर हम फोकस कर सकते हैं, उसी के अनुसार हम अपने केस को एक स्वरूप दे सकते हैं। आप अगर एफोरिज्म 5 के अनुसार अगर समझें तो वहाँ भी इन्हीं सब बातों को प्रमुखता से ध्यान देने को कहा गया है। अब जब हमने पहला केस टेकिंग वाला लेक्चर लिया था तो उसमें भी हमारे एक मित्र ने एक ऐसा ही सवाल किया था कि ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए जिसमें डायरेक्ट सिम्टम्स ना मिलते हों, क्योंकि फिर उन केसेस में मोडालिटीज़ और टाइम एग्रीवेशन इसे पूछना नहीं हो सकता। तो उन सभी केस टेकिंग में एफोरिज्म 5 ही हमको गाइड करता है। ऐसे सभी केसेस में, फिर वो चाहे इनफर्टिलिटी का केस हो या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर का केस हो या कोई ऐसा केस हो जहाँ पर कोई चीफ कंप्लेंट को एक्सप्लोर करने जैसा संभावना ना हो, तो वहाँ पर उन सभी क्रॉनिक केसेस में ये एफोरिज्म 5 ही हमें गाइड करता है और उसी हिसाब से हम चलते हैं। अब यहाँ हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि इनफर्टिलिटी को 2 टाइप से समझा जाता है। पहला है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इन केसेस को प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है जिनको कभी एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। ये उन कपल्स को संदर्भित करता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के उपयोग किए बिना कम से कम 1 वर्ष के बाद भी गर्भवती नहीं हुए हैं, यानी अभी तक एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, उनको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है
या यूँ कहूँ कि ये शब्द उन कपल्स के लिए होता है जो कम से कम एक बार तो प्रेग्नेंट हुए हैं, लेकिन उसके बाद नहीं हो पा रहा है। यानी कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी उन कपल्स को संदर्भित करता है जो कम से कम एक बार गर्भवती होने में सक्षम हुए हैं, लेकिन अब असमर्थ हैं। तो क्योंकि अब हमारे पास हम इनफर्टिलिटी के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान गए हैं, हम सीधा चलते हैं अपने केस के पास। ये केस है एक 25 साल की महिला का, जिनकी शादी हुए 12 साल हो गए थे। ये कपल मुझसे मिलने के लिए राजस्थान से आया हुआ था और तारीख थी 26 दिसंबर 2019। इनके प्रिलिमिनरी डिटेल्स लेने के बाद जब मैंने पूछा कि बताएं मैं क्या मदद कर सकता हूं, तो पहले उनके हस्बैंड ने बात करना शुरू किया। उनके हस्बैंड ने बताया कि शादी को लगभग 12 साल हो गए हैं, लेकिन बेबी नहीं हो रहा है। हमने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। फिर एक उनके गांव के ही किसी डॉक्टर ने यहाँ मुंबई में आईवीएफ करने के लिए रेफ़र किया। वो यहाँ राजस्थान से यहाँ मुंबई वो आईवीएफ करने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा बताया। बोले 2.5 लाख रुपए लगेगा एक आईवीएफ सेशन का, और उनके अनुसार कि कोई गारंटी भी नहीं है, और हो सकता है कि 2 या 3 बार के सेशंस करवाने पड़ें आईवीएफ करने के लिए। पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास इतना पैसा नहीं है। फिर हम वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन मैं जिस रिलेटिव के यहाँ मुंबई में आकर रुका हुआ था, वो आपके पेशेंट हैं। थायराइड प्रॉब्लम के लिए आपने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इस वजह से उन्होंने मुझे आपके पास सजेस्ट किया कि मैं आपसे मिलूं। तो हमने सोचा कि एक बार ये भी कोशिश कर लेते हैं। तो अब क्योंकि ये पेशेंट हमारे पास था, मैंने उन्हें होम्योपैथिक केस टेकिंग के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी दी कि हम क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्यों हम इतना सारा डिटेल्स पूछते हैं। उसको मैंने थोड़ा सा काउंसिल करके थोड़ा समझाने का प्रयास किया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इनसे अकेले में बात करनी है इनकी वाइफ से, ताकि मैं सारी जानकारियाँ ले सकूँ। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में सप्रेशंस होते हैं, ऐसे केसेस में कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो फीमेल जो होती है वो अपने ससुराल की बुराई अपने हस्बैंड के सामने नहीं कर पाएगी, या अगर उसको किसी भी तकलीफ़ के बारे में बोलना है, उसको ससुराल में अगर कोई दिक्कत है, तो वो हस्बैंड के सामने या कोई भी ससुराल का अगर व्यक्ति है तो उसके सामने वो बोल नहीं पाती। तो ऐसे में अगर हम उनसे प्राइवेसी में, एकांत में बैठकर हम उनसे बात करते हैं, हम उन्हें ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप जो भी कहेंगे वो हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होगा। जब आप इस तरीके से उनको कन्विंस करते हैं, अपना भरोसा, उनका भरोसा जब आप जीत जाते हैं, तब वो आपसे खुलकर बात करने लगते हैं। तो यही मैंने भी किया। अब जब उनके हस्बैंड बाहर चले गए, जब पूरी प्राइवेसी को सुनिश्चित कर लिया गया, तो यही सवाल मैंने उस 25 साल की फ़ीमेल से भी दोहराया। मैंने कहा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी, आप कुछ बताइए, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। ये सवाल सुनकर वो भावुक हो गई और रुआंसी भी हो गई। उनका गला रूंध आया और रुआंसी आवाज़ में भरे गले के साथ आंखों में आंसू लिए हुए उसने बताया कि 12 साल हो गए, 12 साल हो गए हैं, लेकिन बच्चा नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरे हस्बैंड को सब सेकंड मैरिज की सलाह देते हैं। मैं कुछ बोलती नहीं, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा कि बस यही बच्चा चाहिए। दिन भर मैं यही सोचती रहती हूँ कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। घर में सब अच्छे हैं, लेकिन आजू बाजू वाले कुछ न कुछ बोलते रहते हैं तो ख़राब लगता है, गुस्सा आता है, पर मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, बस अपने अंदर ही अंदर में घुटती रहती हूँ। फिर वो कहती हैं कि बाहर के लोगों को चिल्ला के बोल नहीं सकती मैं, उनसे मैं आराम से ही बोलती हूँ, लेकिन गुस्सा तो आता ही है, फिर भी मैं उनको बताती नहीं।
मैं कुछ बोलती नहीं किसी को मैं कुछ नहीं बोलती। मैंने पूछा अच्छा और कुछ बताइए अपने बारे में, क्या आपको अच्छा लगता है, कैसे आपका नेचर है, कुछ इस परेशानी के बारे में बताइए, इस पर थोड़ा सा लाइट डालिए कि क्या है प्रॉब्लम्स। उन्होंने तपाक से कहा, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा भी बच्चा हो। और दोबारा ये बोलते वक्त दोबारा वो रुआंसी हो गई, आंखों में आंसू उतर आए और गला रूंध गया, पर अब भी खुलकर रोई नहीं। फिर आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि मैं जब दूसरे के बच्चों को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मेरे पास भी ऐसा ही एक बच्चा होता, तो मैं भी उसको खिलाती, मैं भी उसको खिलाती पिलाती, मैं भी उसकी सेवा करती। मुझे अजीब लगता है मन में, अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मेरे पास भी होना चाहिए। सबके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, सबको हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है। मैंने उनसे थोड़ा सा उनको केस में और ज़्यादा पूछने के लिए मैंने उनसे पूछा कि शादी के बाद कैसे आपने सब मैनेज किया, क्योंकि शादी के बाद घर बदल गया होगा, माहौल बदल गया होगा, कैसे उन्होंने एडजस्ट किया, कैसे आपने एडजस्ट किया। उन्होंने बताया कि उनकी शादी 2007 में हुई थी। उस वक्त ये सिर्फ 14 साल की थी। उस वक्त ये पढ़ाई करती थी, लेकिन फिर पढ़ाई छोड़कर इनकी शादी हो गई और अचानक से शादी होने के बाद सब चेंज हो गया। ससुराल आना पड़ता था तो लगता था कि यहाँ से जल्दी वापस जाऊँ, अपने मायके में चली जाऊँ। मन में बहुत दुख होता था कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। घर की याद बहुत आती थी। याद आती थी तो सिर्फ रोती थी, चुप चुप के रोती थी, घर वालों को पता नहीं चलने देती थी। मम्मी से बहुत लगाव था, लेकिन कोई बात नहीं हो पाती थी, तो मम्मी की बहुत याद आती थी। उस वक्त मुझे बहुत ऐसे मन में बहुत अजीब सा लगता था, बहुत ही मैं दुखी रहती थी। फिर वो आगे बताती हैं कि मुझे सेक्सुअल रिलेशन बनाने में भी अजीब लगता था। मैं इन सब के लिए मन से रेडी नहीं थी। अजीब सा लगता था कि ये क्या है, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने मना किया। और मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, ज़बरदस्ती कभी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा और कुछ कोई टेंशन वगैरह जो आपको रहा हो, तो कहती है कि मम्मी पापा के यहाँ काम बहुत कम किया था और यहाँ ससुराल में आने के बाद सब जिम्मेदारी आ गया। यहाँ पर आकर सब काम किया, घर का काम किया, घर के बाहर का काम किया, सब मुझे करना पड़ता था और मैं करती भी थी। कभी ऐसे नहीं कि मैं काम से पीछे जाऊँ। लेकिन जो ननद लोग थी वो कुछ भी काम में हेल्प नहीं करती थी, तो मुझे गुस्सा आता था, बुरा लगता था कि इनको कोई कुछ नहीं बोलता, इन लोगों को कोई काम करने को नहीं बोलता। अब अगर मेरी तबीयत भी ख़राब रहे तो भी मुझे काम करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को कोई कुछ बोलता नहीं। मुझे बहुत गुस्सा लगता था, बुरा लगता था, और उसकी वजह से मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा था। जल्दी जल्दी आ जाता था गुस्सा, ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाता था। गुस्से में मैं इनसे भी झगड़ा कर लेती थी। झगड़ा होने के बाद दिमाग में सब चलता रहता था कि सोचती रहती थी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में मैं क्या करूं, गुस्सा हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। फिर गुस्सा होने के बाद मैं इनसे बोलना ही बंद कर देती थी। फिर एक दो दिन के बाद मैं बोलती थी। अब क्योंकि ये पेशेंट फीमेल है और केस भी इनफर्टिलिटी का है, तो हमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर हनीमन सर हमको 6th एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन में बहुत ही सुंदर तरीके से गाइड करते हैं। सबसे पहले फुटनोट 84 के अंतिम लाइन में लिखते हैं, इन वुमन नोट द कैरेक्टर ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड अदर डिस्चार्जेस एक्सेट्रा। यानी अगर कोई पेशेंट फीमेल है और क्रॉनिक केस है तो मेंस्ट्रुएशन का कैरेक्टर और अगर कोई और भी डिस्चार्जेस हैं तो उसके बारे में नोट डाउन करना चाहिए, उसके बारे में इंक्वायर करना चाहिए। उसके बाद इसी को डिटेल में वो बताते हैं फुटनोट 87 6th एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन में। फुटनोट 87 में वो लिखते हैं, इन क्रॉनिक डिजीजेस ऑफ फीमेल्स इट इज़ एस्पेशली नेसेसरी टू पे अटेंशन टू प्रेगनेंसी, स्टेरिलिटी, सेक्सुअल डिज़ायर, एकाउचमेंट्स, मिसकैरेजेस, सक्लिंग एंड द स्टेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। क्या कहते हैं डॉक्टर हनीमन कि क्रॉनिक डिजीजेस में
अगर वो फीमेल का केस है तो इट इज़ स्पेशली नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है टू पे अटेंशन टू प्रेगनेंसी, स्टेरिलिटी, सेक्सुअल डिज़ायर, एकाउचमेंट्स। एकाउचमेंट्स का मतलब होता है डिलीवरी, पार्चुरेशन, मिसकैरेजेस, सक्लिंग्स एंड द स्टेट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। फिर आगे लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट नेम्ड, मोर पर्टिकुलरली वी शुड नॉट नेग्लेक्ट टू असरटेन इफ़ इट रिकर्स एट टू शॉर्ट इंटरवल्स, कि मेंसेस क्या थोड़े समय पर ही बार बार आ रहे हैं, और इज़ डिलेड बियॉन्ड द प्रॉपर टाइम, या फिर मेंसेस बहुत ज़्यादा डिलेड हुए हैं। हाउ मेनी डेज इट लास्ट, कितने दिन वो रहता है। वेदर इट्स फ्लो इज़ कंटिन्यूस और इंटरप्टेड, तो फ्लो कंटिन्यूस आता है या इंटरप्टेड फ्लो होता है। व्हाट इज़ इट्स जनरल क्वांटिटी, यानी प्रोफ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा है। हाउ डार्क इज़ इट, उसका कलर कैसा है। वेदर देर इज़ ल्यूकोरिया बिफोर इट्स अपीयरेंस और आफ्टर इट्स टर्मिनेशन, क्या मेंसेस के आने से पहले कोई ल्यूकोरिया होता है या मेंसेस जाने के बाद कोई ल्यूकोरिया होता है। Before its appearance or after its termination, but especially by what bodily or mental ailments, what sensation and pains it is preceded, accompanied or followed. If there is leukorrhea, what is its nature, what sensation attends its flow, in what quantity it is, and what are the conditions and occasions under which it occurs. तो अगर मेंसेस आ रहे हैं तो मेंसेस आने से पहले क्या कोई बॉडीली सिम्टम्स आ रहे हैं या मेंसेस जाने के बाद कोई बॉडीली सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये सब कुछ हमको डिटेल में पूछना चाहिए। तो क्योंकि एफोरिज्म 87 में डॉक्टर हनीमन ने बोला है, तो और ये केस भी प्रेगनेंसी का है, तो हमको ये पूछना चाहिए, हमको इन सब के बारे में इंक्वायर करना चाहिए। इससे केस को एक अच्छी दिशा मिलती है। तो हमने भी उस महिला से उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया कि मेंसेस रेगुलर हैं, मेंसेस आने से पहले लेकिन पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस वक्त किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, पूरा कमर दर्द होगा और कमर दर्द से ज़्यादा पेट में दर्द होने लगता है। पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले के साथ ही ये पेन बढ़ जाता है, बहुत कष्ट के साथ मैनेज करती हूँ। और तो और पीरियड्स आने से पहले शरीर पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, शरीर पर, फेस पर, जगह जगह छोटे छोटे स्किन के दाने आ जाते हैं, स्किन पर दाने आ जाते हैं। महीना आने से पहले 7-8 दिन पहले से सफ़ेद पानी भी आने लगता है, कुछ थोड़ा सा येलोइश रंग का होता है, वो कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन वो 7-8 दिन पहले आता है और फिर मेंसेस के बाद वो चला भी जाता है। मैंने पूछा कि अच्छा ये सब तो ठीक है, आपकी नींद कैसी है। तो उन्होंने बताया कि नींद अच्छी है, पर चौंकती हूँ नींद में, जैसे पैर फिसल गया हो, गिर गई हूँ ऐसा लगता है। तो मैंने पूछा कि अच्छा क्या कोई ऐसे सपने आते हैं। तो कहते हैं कि हाँ सपने आते हैं। शी सेड, बहुत ख़राब सपने आते हैं, मैं एकदम से डर जाती हूँ, उठने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे सच ही हो, जैसे अभी भी वही चल रहा है। कुछ देर तक तो ऐसा लगता है जैसे सच में वो सब कुछ हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। पानी की प्यास के बारे में मैंने जब पूछा तो बताई कि मुंह बहुत सूखता है और प्यास भी बहुत लगती है। कहती हैं कि मैं बार बार पानी पीती हूँ, तकरीबन 3 लीटर प्रतिदिन के आसपास मैं पी लेती हूँ। फिर मैंने पूछा कि आपको, मैंने थर्मल्स जानने के लिए मैंने पूछा कि क्या आपको ठंडी ज़्यादा बर्दाश्त होती है या गर्मी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि नहीं, मुझे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, मैं गर्मी में नहीं रह सकती। अगर मैं 15 मिनट भी अगर मैं धूप में चली जाऊं तो मेरा मेरा सर पकड़ लेता है, सर चढ़ जाता है, हल्का हल्का दर्द करने लगता है, इसलिए मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मैंने पूछा और कुछ आपको ऐसा कुछ बताना है अपने स्वभाव के बारे में या किसी और बात के बारे में जो आपको लगता है कि इसे आपको बताना चाहिए। कहती हैं वैसे तो मेरा स्वभाव बहुत ही शांत है, लेकिन ससुराल आने के बाद थोड़ा गुस्सा आने लगा है। अभी जैसे मैं काम कर रही हूँ फिर भी लोग सुनाते हैं तो गुस्सा आने लगता है। मुझे मुझे ये बच्चे को का भी बहुत मन में लगता है कि दूसरों को हो गया तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मेरे तो रिपोर्ट्स भी सभी नॉर्मल हैं, फिर ऐसा क्यों हो गया है।
मैं हमेशा यही बच्चे के बारे में सोचती रहती हूँ, दिन भर मेरा सब यही दिमाग में चलता रहता है। सोचती हूँ कि अगर बच्चा हो जाएगा तो मैं उसके लिए क्या क्या करूँगी, मैं उसके लिए ये काम करूँगी, मैं उसके लिए वो काम करूँगी। कुछ बच्चे के लिए अगर कहीं कुछ अच्छा दिख जाता है तो मुझे लगता है कि मैं इसको ले लूँ, मैं इस सामान को ख़रीद लूँ। यही सब चलता रहता है दिमाग में। तो ये हमारे पास छोटा सा केस था। अब इस केस में हमने जो ऑब्ज़र्व किया, हमने उसको भी एक जगह पे नोट डाउन कर लिया। हमने ऑब्ज़र्व ये किया कि फ़ीमेल जो है, लंबी सुराहीदार गर्दन है उनकी, दुबली पतली सी हैं, और उनका स्किन जो है थोड़ा सा सांवले रंग का है। साथ ही साथ चेहरे पर तेल साफ दिख रहा है, तो ऑयली ग्रीजी स्किन है उनकी, और चेहरे पर हल्के हल्के दाने हैं जो पिंपल्स की तरह अपीयर कर रहे हैं, बट वो पिंपल्स नहीं हैं। तो ये हमारा केस है, और आगे हम बढ़ते हैं कि हम इस केस में क्या क्या ढूंढ पाए, क्या क्या हमको मिला, और कैसे हमने इस केस को सॉल्व करने का प्रयास किया। अब इस केस में हमको बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं, बहुत सारी बातें हमको इसमें पता लगती हैं इस केस में कि क्या क्या हो रहा है। कुछ हमको उसके हमको ऑब्ज़र्व करके मिला, तो कुछ जो उन्होंने हमको बताया है उनके केस हिस्ट्री से हमको मिलता है। अब हम देखते हैं इस केस को, जैसे हमने शुरू किया था, मैं उसी तरह से मैं इसको वापस से बताते जाऊंगा, और फिर हम देखेंगे कि एक एक डिटेल में हमको कौन कौन से रूब्रिक्स मिलते हैं या कौन कौन से सिम्टम्स हमको मिलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये केस जो है वो इनफर्टिलिटी का केस है, तो हम सबसे पहले एक रूब्रिक ले लेते हैं। हालांकि ये रूब्रिक कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ले लेते हैं। ये केस है प्राइमरी इनफर्टिलिटी का, तो हम पहला रूब्रिक ले लेते हैं, फीमेल जेनाइटेलिया सेक्स स्टेरिलिटी। रूब्रिक है फीमेल जेनाइटेलिया सेक्स स्टेरिलिटी। तो ये रूब्रिक हमने इसलिए लिया है ताकि हम ऐसे रेमेडीज़ देख सकें जो कॉमनली स्टेरिलिटी में काम आते हैं या कॉमनली इनफर्टिलिटी के केसेस में इंडिकेटेड होते हैं। इस सिम्टम का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ऐसे ही ले लिया है कि देखें तो सही कि क्या हमारे केस में फ़िट बैठता है या नहीं बैठता। तो पहला रूब्रिक हमने ले लिया, फीमेल जेनाइटेलिया सेक्स स्टेरिलिटी। अब नेक्स्ट, जब हमने प्राइवेसी में जब उससे पूछने का प्रयास किया, कि मैंने जब उससे पूछा कि कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं, क्या चाहती हैं वो, कैसे हम उनकी हेल्प करें, तो उनका रिएक्शन क्या हुआ था। वो सवाल सुनकर वो बहुत भावुक हो गई थीं और रुआंसी भी हो गई थीं। उनका गला रूंध आया था, और रुआंसी आवाज़ और भरे गले के साथ आँखों में आंसू लिए उसने बताया कि 12 साल हो गए हैं लेकिन बच्चा नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मेरे हस्बैंड को सब सेकंड मैरिज की सलाह देते हैं। मैं कुछ बोलती नहीं, क्या बोलूं, पर अंदर ही अंदर मैं घुटती रहती हूँ। तो अब इसके अंदर देखो हमको दो चीज़ें मिलती हैं। पहला तो वो रुआंसी हो गई, और जैसे ही हमने ये सवाल किया वैसे ही वो रुआंसी हो गई। तो इसके लिए एक रूब्रिक है, वीपिंग पिटीड इफ़ ही बिलीव्स ही इज़। यानी जब पेशेंट को ऐसा लगता है कि हम उसके ऊपर दया कर रहे हैं या हम उसको एक दया की नज़र से देख रहे हैं, या किसी तरीके से हम उसके ऊपर पिटी फील कर रहे हैं, तो वो रोने लगता है। रूब्रिक है माइंड वीपिंग पिटीड इफ़ ही बिलीव्स ही इज़। फिर उसने आगे क्या हुआ, उसने बताया कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मेरे हस्बैंड को सेकंड मैरिज की सलाह देते हैं। मैं कुछ बोलती नहीं, क्या बोलूं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं घुटती रहती हूँ। फिर उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा कि बस यही बच्चा चाहिए। दिन भर मैं यही सोचती रहती हूँ कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा है। घर में सब अच्छे हैं, लेकिन आजू बाजू वाले कुछ बोलते हैं तो ख़राब लगता है, गुस्सा आता है, पर मैं किसी को कुछ बोलती नहीं, बस अपने अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। ये जो चीज़ें हैं कि मैं अंदर ही अंदर घुटते रहती हूँ,
साथ ही साथ ये बच्चा मुझे चाहिए और इसके बारे में ही मैं दिन भर सोचती रहती हूँ, यही मेरे दिमाग में घूमता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड ब्रूडिंग। इसको कहते हैं ब्रूडिंग। जैसे कोई मुर्गी होती है, जब वो अंडे दे देती है तो उसी अंडे पर बैठकर वो उन अंडों को सेंकती है, उसको कहा जाता है ब्रूडिंग। इसी तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं, वो लोग अपने किसी दुख को या अपने मन की किसी एक बात को लेकर उसी को ब्रूड करते रहते हैं, उसी को सेंकते रहते हैं, उसको कंटिन्यूस उसके ऊपर विचार करते रहते हैं। इसको कहा जाता है ब्रूडिंग। तो हमारा रूब्रिक होगा माइंड ब्रूडिंग। अब मैंने आगे उनसे पूछा कि थोड़ा सा और कुछ बताएं, तो आगे उन्होंने क्या बताया कि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा भी बच्चा हो, मैं चाहती हूँ कि मेरा भी बच्चा हो। और ये बोलते वक्त ये दोबारा रुआंसी हो गई, आंखों में आंसू उतर आए और गला रूंध गया, पर अभी भी वो खुलकर रोई नहीं। अब देखिए, जब हमने पहली बार उनसे सवाल किया था तब भी वो रोई, लेकिन खुल कर नहीं रोई। दोबारा भी खुल कर नहीं रोई, रोई, आंखों में आंसू उतर आया लेकिन रोई नहीं। इसको कहा जाता है वीपिंग कंट्रोल्ड। यानी उन्होंने, जैसे कोई बांध होता है नदी के पानी को पूरी तरीके से रोक के रखता है, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने अपने इमोशंस को, अपने रोने को रोक कर रखा है, अपने आंसुओं को वो अपनी आंखों से बाहर छलकने नहीं दे रही हैं। इसको कहते हैं वीपिंग कंट्रोल्ड। ये रूब्रिक आपको केवल कंप्लीट रिपोर्टरी में मिलेगा। रूब्रिक है माइंड वीपिंग टीयरफुल मूड टेंडेंसी कंट्रोल्ड। रूब्रिक है माइंड वीपिंग टीयरफुल मूड टेंडेंसी कंट्रोल्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों जगह पर हमको ये ऑब्जर्वेशन हमको मिला, ये हमने अपनी आंखों से देखा कि वो रो रही हैं, लेकिन वो खुल कर नहीं रो रही हैं, या वो अपने आंसुओं को बाहर आने नहीं दे रही हैं, उसको तुरंत वो रोक ले रही हैं। तो इसलिए ये रूब्रिक बहुत फिट बैठता है। फिर आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि वो जब दूसरे के बच्चों को देखती हैं तो सोचती हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा ही एक बच्चा होता, तो मैं भी उसको खिलाती, मैं भी उसको खिलाती पिलाती, मैं भी उसके साथ खेलती, उसकी सेवा करती। मुझे अजीब सा लगता है मन में। एक तो ये इन्होंने कहा। फिर लास्ट में जब मैंने उनसे पूछा था तब भी उन्होंने यही बात दोहराई थी। मैंने जब उनसे पूछा था कि आप थोड़ा और कुछ, अगर आपको कुछ बताना हो एकदम अंत में, तब उन्होंने कहा था मैं हमेशा यही बच्चे के बारे में सोचती हूँ कि अगर बच्चा हो जाए तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी, और ये भी सोचती हूँ कि मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, जब दूसरों को हो गया है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं एनवी फीलिंग। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, यानी किसी और के पास जो चीज़ है मुझे भी वो चीज़ चाहिए, किसी और के पास जो चीज़ है वही वैसा ही चीज़ मुझे भी चाहिए। इसको कहा जाता है एनवी। एनवी इज़ अ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव व्हाट समवन एल्स हैज़। यानी किसी और के पास जो चीज़ है वही चीज़ मुझे भी चाहिए। तो उस चीज़ की जब लैकनेस हम फील करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास कार है और मेरे पास नहीं है, तो जब मैं उसको कार के साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है यार काश मेरे पास भी ऐसे ही कार होता, और मैं उसके लिए उस व्यक्ति से थोड़ी ईर्ष्या करने लगता हूँ। ये एक तरह का पॉजिटिव इमोशन है। इसको आप ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ पर्सन इज़ लैकिंग अदर्स सुपीरियर क्वालिटी, किसी और के पास जो क्वालिटी है या कुछ जो अचीवमेंट है या कोई ऐसा पोजीशन उसके पास है जो मुझे भी चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस एक तरीके का, इसको कहा जाता है एनवी। तो इस फीमेल में भी आप देखिए, जब वो दूसरे के बच्चों को देखती हैं तो सोचती हैं कि काश उनके पास भी ऐसे ही बच्चा होता, तो वो भी उसके साथ खेलती, वो भी उसकी सेवा करती। तो हमारा जो रूब्रिक होगा वो है माइंड एनवी। रूब्रिक है माइंड एनवी। फिर मैंने जब उनसे पूछा था कि शादी के बाद कैसे आपने सब मैनेज किया, वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि घर बदल गया होगा, माहौल बदल गया होगा, गांव बदल गया होगा, तो कैसे उन्होंने एडजस्ट किया। उन्होंने बताया कि उनकी शादी 2007 में हुई थी। उस वक्त ये सिर्फ 14 साल की थी। उस वक्त ये पढ़ाई करती थी, फिर अचानक से शादी हो गई और सब कुछ चेंज हो गया। ससुराल आना पड़ता था तो लगता था कि वापस अपने मायके चली जाऊं।
मन में बहुत दुख होता था, घर की बहुत याद आती थी, और जब याद आती थी तो रोती थी, चुप चुप के रोती थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि छुप छुप कर रोती थी, कि घर वालों को पता नहीं चलने देती थी। इनको मम्मी से बहुत लगाव था और उनकी बहुत याद आती थी। तो इसके लिए रूब्रिक है वीपिंग अलोन व्हेन। इसका रूब्रिक है माइंड वीपिंग अलोन व्हेन। फिर उन्होंने बताया कि मुझे सेक्सुअल रिलेशंस बनाने में भी अजीब लगता था, मैं इन सब के लिए मन में रेडी नहीं थी, अजीब सा लगता था, और इसलिए स्टार्टिंग में इन्होंने मना किया, और इनके हस्बैंड ने भी कभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। यहाँ पर ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, इस वजह से सीपिया रूल आउट हो जाता है, क्योंकि सीपिया के ऊपर डोमिनेशन होता है। तो सीपिया यहाँ पे रूल आउट हो जाता है। हम आगे देखते हैं कि क्या मेडिसिन आती है, वो तो हम अंत में बात करेंगे, लेकिन ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने सीपिया का उल्लेख कर दिया। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि और कुछ कोई टेंशन वगैरह जो उनको रहता हो, तो उन्होंने बताया कि मम्मी पापा के यहाँ काम बहुत करना पड़ता, काम नहीं किया था, और अब यहाँ ससुराल में आने पर सब जिम्मेदारी आ गई। यहाँ पर घर का काम, बाहर का काम, हर तरह का काम ये करती थी। घर का काम, घर के बाहर का काम, सब कुछ करना पड़ता था, और ये करती भी थी, कभी उसको मना नहीं किया उन्होंने। इसके लिए अगर आप रूब्रिक लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे ये बहुत बड़ा रूब्रिक होगा माइंड इंडस्ट्रियस। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि ननद लोग कुछ काम नहीं करते थे, कुछ हेल्प नहीं करते थे, तो मुझे गुस्सा आता था, बुरा लगता था। उनको कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन मुझे करना पड़ता था। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर ये थोड़ा सा जेलसी वाली फीलिंग आ जाती है। ननद के साथ जेलसी है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को आराम मिल रहा है, इनको भी करना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको लेते हैं माइंड जेलसी। हमको रूब्रिक मिलता है माइंड जेलसी। फिर कहते हैं कि इसी वजह से, क्योंकि वो ननद लोग काम नहीं करते थे, इसी वजह से इनको धीरे धीरे गुस्सा आने लगता था, और फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता था। फिर इनके हस्बैंड से झगड़ा भी हो जाता था, और जब जब इनको हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आता था तो 2-2 दिन तक बात नहीं करती थी। 2 दिन के बाद फिर ये बोलती थी उनसे। तो इसके लिए रूब्रिक होता है माइंड एंगर टैसिटर्निटी विथ। टैसिटर्न का मतलब होता है टॉक इनडिस्पोज टू, जो बात नहीं करना चाहे, और एंगर टैसिटर्निटी विथ का मतलब होता है जो गुस्से के कारण बात ना करना चाहे, जो गुस्से में चुप हो जाए, जो गुस्से में कुछ भी बोले नहीं वो। तो रूब्रिक है माइंड एंगर टैसिटर्निटी विथ। आगे जब हमने इनके मेंस्ट्रुअल डिटेल्स के बारे में जब हम इनसे पूछे, तो उन्होंने बताया कि मेंसेस रेगुलर हैं, यानी प्रॉपर टाइम टू टाइम आते हैं, लेकिन आने से पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता है इनको, पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उस वक्त किसी से बात करने का भी मन नहीं होता, बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, और उस वक्त किसी से बात करने का मन नहीं होता। उसके लिए रूब्रिक है इरिटेबिलिटी माइंड इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग। इरिटेबिलिटी के साथ साथ क्या होता है, मेंसेस आने से पहले इनको एब्डोमेन में, यानी पेट वाले हिस्से में, इनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसके लिए रूब्रिक है एब्डोमेन पेन मेंसेस बिफोर। रूब्रिक क्या है, एब्डोमेन पेन मेंसेस बिफोर। कहते हैं ये सब कुछ जो होता है, जैसे एब्डोमेन में पेन होता है और ये सब जो तकलीफ़ें होती हैं, ये सब कुछ पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले बढ़ जाते हैं, और बहुत कष्ट के साथ मैनेज करते हैं। और तो और शरीर पर, फेस पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, और ये सब कुछ मेंसेस से पहले होता है। मेंसेस आने से पहले ही उनको ये दाने आते हैं, और उनको फिर पता लगता है कि अब मेंसेस आएंगे, फिर पेट वेट दर्द का सब चालू हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो मेंसेस आने से पहले जो ये स्किन पर इरप्शंस आ रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो हमारा एक रूब्रिक होगा स्किन इरप्शंस मेंसेस बिफोर। रूब्रिक है स्किन इरप्शंस मेंसेस बिफोर। फिर आगे वो बताती हैं कि मेंसेस आने से पहले 7-8 दिन पहले
उनको सफ़ेद पानी भी आने लगता है। ये सफ़ेद पानी आने का मतलब होता है कि उनको ल्यूकोरिया हो रहा है, और इसका रंग क्या है, वो भी कुछ हल्का येलोइश टाइप का। सफ़ेद पानी आता है, येलो रंग का होता है। इसको अगर आप रूब्रिक्स में देखें तो हमको रूब्रिक मिलता है फीमेल जेनाइटिलिया सेक्स, ल्यूकोरिया येलो मेंसेस बिफोर। रूब्रिक है फीमेल जेनाइटिलिया सेक्स, ल्यूकोरिया येलो मेंसेस बिफोर। फिर जब मैंने उनसे उनकी नींद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नींद अच्छी है पर चौंकती हूँ नींद में, जैसे कि पैर फिसल गया हो, जैसे कि गिर गए हों, ऐसा लगता है। इसके लिए हमारे पास रूब्रिक है माइंड में, माइंड स्टार्टिंग स्लीप ड्यूरिंग। स्टार्टिंग का मतलब होता है चौंक जाना, दचक जाना, इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग। तो और ये स्टार्टिंग कब हो रही है, नींद के दौरान हो रही है, इसलिए स्टार्टिंग स्लीप ड्यूरिंग। फिर जब मैंने उनसे उनके ड्रीम्स के बारे में पूछा था कि क्या कोई ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो बार बार आते हों या एक ही प्रकार के ड्रीम आते हों, तो उन्होंने बताया था कि बहुत ख़राब सपने आते हैं और मैं एकदम से डर जाती हूँ, और उठने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कि ये सब कुछ वैसा ही चल रहा हो, अभी भी वैसा ही हो। कुछ देर तक तो ऐसा लगता है कि जैसे सच में सब कुछ वही अभी अभी भी सब हो रहा है। इसके लिए रूब्रिक है ड्रीम्स फ्राइटफुल, ट्रू वेकिंग सीमिंग ट्रू आफ्टर। आप इन जनरल भी ले सकते हैं ड्रीम्स फ्राइटफुल, लेकिन क्योंकि ये जो रूब्रिक मैंने लिया है ये एकदम पेशेंट के स्टेटमेंट से मैच करता है। ड्रीम्स फ्राइटफुल, ट्रू वेकिंग सीमिंग ट्रू आफ्टर, यानी जागने के बाद भी वो सच, एकदम सच ही लगता है जैसे अभी तक सब सच ही चल रहा था। तो रूब्रिक है ड्रीम्स फ्राइटफुल, ट्रू वेकिंग सीमिंग ट्रू आफ्टर। आगे उन्होंने फिर पानी की प्यास के बारे में बताया कि थर्स्टी हैं वो। फिर जब उनसे ठंडी की गर्मी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और अगर 15 मिनट भी ये धूप में चली जाएं तो पूरा सर पकड़ लेता है, पूरा सर चढ़ जाता है, हल्का हल्का दर्द करने लगता है। इसके लिए रूब्रिक है हेड पेन सन फ्रॉम एक्सपोजर टू। ये जो इन्होंने पेशेंट ने बताया कि 15 मिनट भी, सपोज़ करिए अगर कोई काफ़ी देर तक अगर धूप में घूमे तो ये नॉर्मल हो जाता है, लेकिन 15 मिनट के लिए भी अगर वो धूप में जाएं तो उनका सर पकड़ लेता है, सर चढ़ जाता है। ये उसकी इंटेंसिटी है, इसलिए ये सिम्टम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो रूब्रिक है हेड पेन सन फ्रॉम एक्सपोजर टू। रूब्रिक है हेड पेन सन फ्रॉम एक्सपोजर टू। अच्छा, पानी के बारे में जब उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि गला सूखा रहता है और प्यास भी लगती है। तो यहाँ पर हम रूब्रिक ले सकते हैं माउथ ड्राइनेस थर्स्ट विथ। रूब्रिक है माउथ ड्राइनेस थर्स्ट विथ। फिर अंत में जब हमने उनसे पूछा कि और क्या वो बताना चाहती हैं, तो फिर से उन्होंने कहा था कि मुझे मुझे बच्चा चाहिए, मुझे ये बच्चे का ही लगता है कि दूसरों को हो गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। मैं हमेशा यही बच्चे के बारे में सोचती रहती हूँ, सोचती हूँ कि अगर बच्चा हो जाए तो मैं ये करूँगी, तो मैं वो करूँगी। अगर आप पहला जो स्टेटमेंट था जब मैंने पहले इनसे पूछा, तब भी अगर आप देखें तो वो बच्चे की बात को सुनकर रुआंसी हो गई। फिर बीच बीच में जहाँ भी उनको मौका लगा उन्होंने बार बार ये बच्चे का डिज़ायर एकदम इंटेंस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया है, और केस का अंत होते होते भी उन्होंने बच्चे के बारे में ही जिक्र किया। यानी बच्चा पाने की ये जो इंटेंस डिज़ायर है, स्वाभाविक है ये, जिस कपल को बच्चे नहीं होंगे उनको बच्चे की डिज़ायर होगी, उन सबको बच्चा चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी देखिए, पूरे के पूरे केस में वही भरा हुआ है कि बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। ये जो इंटेंसिटी है, और दिन भर वो वही सोचती भी रहती है कि बच्चा अगर आएगा तो मैं ये करूँगी, तो मैं वो करूँगी। कहीं कोई सामान अगर बच्चे का दिख गया तो भी वो सोचती है कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ। यानी इस तरीके से उसके दिमाग पे पूरे की पूरे तरीके से ये चीज़ एकदम हावी है कि बच्चा चाहिए। ये डिज़ायर जो है, वो डिज़ायर इतना इंटेंस है कि हम इस रूब्रिक को लेने से ख़ुद को रोक नहीं पाए। और ये रूब्रिक है माइंड चिल्ड्रन बिगेट एंड टू हैव चिल्ड्रन डिज़ायर टू। रूब्रिक है माइंड चिल्ड्रन बिगेट
एंड टू हैव चिल्ड्रन डिज़ायर टू। बिगेट का मतलब होता है टू मेक। चिल्ड्रन बिगेट टू हैव चिल्ड्रन डिज़ायर टू। इस रूब्रिक में सिर्फ दो ही मेडिसिन है, एक है नैट्रम म्यूर और एक है ऑक्सैलिक एसिड। आप लोगों को इस केस में पता तो चल ही गया होगा कि हमने पेशेंट को क्या मेडिसिन दी है, क्योंकि सारे के सारे सिम्टम्स उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और अगर आप थीमेटिक मटीरियल मेडिका भी देखें तो पूरा केस उसी दिशा में जा रहा है। हमने इस केस को नैट्रम म्यूर दिया था, नैट्रम म्यूर 0/1। तो हमने इस केस को नैट्रम 0/1 1 BD दिया था, यानी 10 स्ट्रोक्स करके 1 स्पून ट्वाइस डेली। और इसके बाद ये लोग अपने घर लौट गए थे। फिर नैट्रम म्यूर 0/1 के बाद इनको हमने सिर्फ प्लासिबो ही दिया था। एक साइकिल जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमने सिर्फ इनको प्लासिबो पर ही रखा था। और हमको उनका रिपोर्ट आया कि शी इज़ प्रेग्नेंट। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है वो शायद अप्रैल मंथ की है। उस वक्त शी वॉज़ 11 वीक्स प्रेग्नेंट। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात होती है जब आप कोई 12 साल से कोई परेशान है और आप इसको कर पाते हैं। यकीन मानिए ये चीज़ किसी भी और पैथी से ये संभव नहीं है। होम्योपैथी इज़ सच ए ब्यूटीफुल साइंस। इस केस से संबंधित अगर आप लोगों के किसी भी तरह के सवाल होंगे, किसी भी तरह के प्रश्न होंगे, तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।